मेरी पत्नी ने यह साबित करने के लिए कि उसका सबसे अच्छा दोस्त एक बेहतरीन जीवन साथी है, उसके लिए हर दिन हाइकिंग और कसरत करने का इंतजाम किया। गुस्से में आकर मैंने सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकलते ही उसे तलाक दे दिया। मेरी पूर्व पत्नी जोआना बिना पीछे मुड़कर देखे अपनी कार में बैठ गई। उसने तुरंत अपनी सहेली को फोन किया और खुशी से चहकते हुए कहा, लाडकी, मैं आज आखिरकार आजाद हो गई हूं। अपने पति को बाहर बुलाओ। आज रात भोर तक मेरे साथ बार बार घूमेंगे। हम तब तक पिएंगे जब तक गिर ना जाएं। लेकिन मुझे राहत का एक अभूतपूर्व एहसास हुआ। मैंने साफ नीले आसमान की ओर देखा और पहली बार मुझे लगा कि मैं भविष्य देख सकता हूं। सुपुहाई, तुम्हें जीवन की नई शुरुआत के लिए बधाई। गॉड लेवल टाइकून सिस्टम जुट्टाट गया है। 100 मिलियन युआन का न्यूबी फंड जमा कर दिया गया है। अचानक एक नोटिफिकेशन की आवाज गूंजी। मैं चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इतना खुश हूं कि मुझे चीजें सुनाई दे रही हैं? पीप पीप। मेरा फोन बजा। मैंने उसे बाहर निकाला, एक 100 मिलियन का बैलेंस देखा और मेरी आंखें फटी रह गईं। हालांकि मेरा दिल सदमे और उत्साह से धड़क रहा था, फिर भी मैंने सार्वजनिक रूप से अपना आपा नहीं खोया। मैंने अपनी बुरी किस्मत को धोने के लिए डी हाउस बाथ सेंटर जाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा, अचानक एक परिचित आवाज मेरे कानों से टकराई। ओल्ड सू, क्या यह तुम हो? वह आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा और किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे मैं जानता था और जिसे मैं उस समय बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। वह कोई और नहीं बल्कि लिन मिक्सू थी, मेरी पूर्व पत्नी जोआना की सबसे अच्छी सहेली। भले ही उसने ढीला बाथरोब पहन रखा था, लेकिन वह उसकी प्रभावशाली फिगर को छिपा नहीं सका। मैंने एक बार देखा, फिर जल्दी से नजरें हटा लीं। मिक्सू, क्या इत्तेफाक है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं, इसलिए मैंने बस उसका अभिवादन किया। हाँ, मुझे यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। लिन मिक्सू को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन साथ ही उसे एक रोमांच का एहसास हुआ। उसकी सहेली जोआना का अभी अभी तलाक हुआ था। उसके पूर्व पति को ऐसी जगह देखना उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वह किसी सीमा को पार कर रही हो। तुम्हारे और नाना के बीच जो हुआ, मैंने अभी सुना कि यह वाकई शर्म की बात है। इतने सालों के बाद सोचा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। पछताने जैसा कुछ नहीं है। तुम हमारी स्थिति जानती हो। अलग होना हम दोनों के लिए राहत की बात है। हम पहले बच्चे की वजह से अलग नहीं हुए थे। अब बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार है। एक दूसरे को प्रताड़ित करने के बजाय बेहतर है कि जाने दिया जाए, ताकि हम दोनों अपनी मनचाही जिंदगी जी सकें। लिन मिक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मुझसे पूछें तो नाना को बस ये नहीं पता था कि उसके पास क्या है। भाई सू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे यकीन है कि आपको कोई बेहतर मिल जाएगी। हालांकि मुझे पता था कि लिन मिक्सू सिर्फ मुझे दिलासा दे रही थी, फिर भी मैंने विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। वैसे मिक्सू, तुम अब क्या कर रही हो? अभी भी उसी सेल्स ऑफिस में काम कर रही हो? हाँ, 5-6 साल हो गए हैं। जाने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। लिन मिक्सू ने सिर हिलाया और आह भरी। क्या हुआ? क्या वह यहाँ की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी नहीं है? मैंने सुना है कि आप लोगों को काफी अच्छे लाभ मिलते हैं। भाई सू, वह अतीत की बात थी। आप जानते हैं कि अब रियल एस्टेट बाजार कितना खराब है। घर बेचना और भी मुश्किल होता जा रहा है। हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। लिन मिक्सू ने आह भरते हुए कहा, सच में? दरअसल घरों की बात करें तो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मुझे कुछ याद आया। मैंने जोआना को तलाक दे दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। अभी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कंपनी के डॉर्म में रह सकता था, लेकिन अब जब मेरे पास एक 100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति है, तो मैं फिर से उस दुख से नहीं गुजरना चाहता। क्या बात है? कहिए भाई सू, मैं जो भी मदद कर सकती हूं जरूर करूंगी। लिन मिक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी छाती थपथपाई। दो हल्की आवाजों ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। क्या तुम्हारे पास कोई पूरी तरह से सुसज्जित घर है जिसमें तुरंत रहा जा सके? मैंने पूछा। बेशक है। भाई सू, आपको घर चाहिए? मेरी बात सुनकर लिन मिक्सू अचानक उत्साहित हो गई। हाँ, तुम ये भी जानती हो कि जोआना और मैं अब अलग हो चुके हैं। जाहिर है, मुझे जगह ढूंढनी होगी। मैंने बहुत स्वाभाविक रूप से कहा। बेशक है। भाई सू, मैं आपको अभी दिखाने ले चलती हूँ। मेरी बात सुनकर लिन मिक्सू अचानक सोना के बारे में भूल गई, मेरा हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चल दी। इतनी जल्दी क्या है? मैंने अभी तक अपनी सर्विस का इस्तेमाल भी नहीं किया है। घर ढूंढना प्राथमिकता है। एक बार घर तय हो जाए, फिर वापस आ जाना।
सर्विस यहीं रहेगी। आप यहाँ एक पल के लिए रुकें, मैं पहले अपने कपड़े बदल कर आती हूँ। लिन मिक्सू की बात सुनकर मैंने सोचा, और वास्तव में यह समझदारी भरा लगा। हालांकि मैं अब काफी अमीर हूं, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं सड़कों पर रहूं। पर घर खरीदना तो समय की बात है। चूंकि मैं लिन मिक्सू से टकरा गया और वह इतनी उत्साहित है, तो मैं जाकर देख ही लेता हूं। मैं लॉबी में बैठा और थोड़ी देर इंतजार किया। लिन मिक्सू कपड़े बदलकर बाहर आ गई थी। एक साधारण वर्क यूनिफॉर्म, लेकिन लिन मिक्सू ने किसी तरह इसे एक अलग ही लुक दिया था। मैंने गहरी सांस ली, अपनी थोड़ी तेज होती धड़कन को शांत करने की कोशिश की। तुम यहाँ कैसे आई? मैंने टैक्सी ली। और आप? लिन मिक्सू ने मेरी ओर देखते हुए कहा, जो साइकिल से आया था। या शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। वह आपकी कंपनी के सामने मुझसे बात कर रही थी और मेरी नई खरीदी हुई टी मैक्स 560 की ओर चल रही थी। यह आपकी बाइक है? लिन मिक्सू अपनी बात के बीच में ही रुक गई। उसने अचानक देखा कि मैं एक बहुत ही शानदार मोटरसाइकिल की ओर बढ़ रहा था और वास्तव में उस पर बैठ गया। हाँ, अभी खरीदी है, मैंने जवाब दिया, बहुत स्वाभाविक रूप से कहा, और फिर अपना हेलमेट पहन लिया। लिन मिक्सू ने कहा, जबकि वह इसे करीब से देखने से खुद को रोक नहीं सकी। ये बहुत कूल है। इस बाइक की कीमत कितनी है? हालांकि वह मोटरसाइकिलों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन इसके प्रीमियम एहसास ने उसे बता दिया कि यह बाइक निश्चित रूप से सस्ती नहीं थी। जैसे ही मैं सोच रहा था कि क्या जवाब दूं, अरे दोस्त, बढ़िया बाइक है, नई टी मैक्स 560। एक हार्ले मोटरसाइकिल हमारे पास आकर रुकी। राइडर ने अपना हेलमेट उतारा और मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। ये बाइक मुश्किल से मिलती है, लगभग 7,80,000 की है। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसके साथ थोड़ी देर अनौपचारिक बातचीत की। बोलने वाले का इससे कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन सुनने वाले ने इसे दिल पर ले लिया। यह सुनकर कि इस शानदार दिखने वाली मोटरसाइकिल की कीमत 7,80,000 है, लिन मिक्सू की आंखें फटी रह गईं। उसने होंग शुन रियल एस्टेट में 6 साल से ज्यादा काम किया था। पिछले साल ही उसने हिम्मत जुटाकर एक छोटी कंप्यूटर कार खरीदी थी, और वह भी किस्तों पर। लेकिन उसके सामने मौजूद यह दो पहियों वाली मोटरसाइकिल उसकी दो कारों से भी ज्यादा कीमती थी। लिन मिक्सू मोटरसाइकिलों को नहीं जानती थी और समझ नहीं पा रही थी कि एक मोटरसाइकिल की कीमत कार से ज्यादा क्यों होती है। फिर उसने मेरी ओर देखा। लिन मिक्सू को अचानक एहसास हुआ कि वह मुझे समझ नहीं पा रही है। उसने जोआना से सुना था कि मैं हर महीने अपना पूरा वेतन सौंप देता था और मेरा मासिक खर्च कभी 500 से ज्यादा नहीं होता था। लेकिन तलाक के तुरंत बाद मैं डिजाइनर ब्रांडों में हूं और अब इतनी महंगी मोटरसाइकिल चला रहा हूं। क्या यह आदमी कोई छुपा हुआ अमीर हो सकता है? क्या वह पूरे समय सिर्फ बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था? लेकिन जोआना के इतनी तेज होने के बावजूद उसने इतने लंबे समय तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? लेन मिक्सू को लगा जैसे उसने एक बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया है। भाई सु, मैं आपकी मोटरसाइकिल पर आपके साथ चलूंगी। ठीक है, कैब लेना बहुत झंझट का काम है, ये इसके जितना तेज नहीं है। चलो, ऊपर आ जाओ। लिन मिक्सू की बात सुनकर मैंने ज्यादा नहीं सोचा। पीछे की सीट थपथपाई और उसे बैठने का इशारा किया। लिन मिक्सू मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठी, मेरी पीठ की ओर देखते हुए एक पल के लिए हिचकिचाई, अपने हाथ आगे बढ़ाए और धीरे से मेरी कमर पर लपेट ली। मैंने अपनी कमर पर कोमल छोटे हाथों का एहसास किया, खुद को कांपने से नहीं रोक सका। अपने दिमाग से विचलित करने वाले विचारों को दूर करने की पूरी कोशिश की। ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। ट्रैफिक में शामिल हुआ और सेल्स ऑफिस की लॉबी में पहुंच गया। लिन मिक्सू जल्दी से काम के मूड में आ गई। जानकारी की एक मोटी पुस्तिका उठाई। पन्ने पलटते हुए उसने मुझसे पूछा, भाई सू, आप किस तरह का घर किराए पर लेना चाहते हैं? मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूं जिसमें अच्छी सजावट हो, एक ऐसा घर जिसमें तुरंत रहा जा सके, लेकिन किराए पर नहीं। अगर कुछ उपयुक्त है तो मैं इसे सीधे खरीदना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर लिन मिक्सू चौंक गई। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि इस भाई सू ने अभी अभी जोआना को तलाक दिया है और अब वह घर खरीदने वाला है। लिन मिक्सू के हैरान चेहरे को देखकर मुझे अंदर से थोड़ा मजा आया और थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ। लेकिन मुझे लिन मिक्सू का ये पक्ष नापसंद नहीं था। हम सभी वयस्क हैं, हर किसी की अपनी योजनाएं होती हैं, खासकर लिन मिक्सू जैसी सुंदर महिला जो जानती है कि अपने फायदों का इस्तेमाल कैसे करना है। मुझे लगता है कि इस महिला को बार बार हैरान होते देखना काफी दिलचस्प है।
घर किराए पर लेना बहुत झंझट का काम है, साथ ही शिफ्टिंग के बारे में भी सोचना पड़ता है। तुम मेरी मदद करो और देखो कि क्या जिनजियांग गार्डन कॉम्प्लेक्स में अभी भी कोई बड़ा फ्लैट है जो आवश्यकताओं को पूरा करता हो। ओ, और ये अच्छी तरह से सजा हुआ होना चाहिए। एक ऐसा जिसमें तुरंत रहा जा सके। इसे खुद सजाना बहुत झंझट का काम है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जिनजियांग गार्डन का बड़ा पेंट हाउस। मेरी बात सुनकर लिन मिक्सू को लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही। जिनजियांग गार्डन शहर का सबसे पॉश आवासीय इलाका है, जो नदी के किनारे बना है, हलचल भरे शहर के केंद्र में स्थित है, शोर के बीच एक शांत जगह। कॉम्प्लेक्स की अधिकांश इमारतें लिफ्ट के साथ 6 मंजिलों से ऊंची नहीं हैं। टाउन हाउस क्षेत्र के सबसे खास हिस्से में तो 600 वर्ग मीटर से अधिक के सुपर लार्ज पेंट हाउस भी हैं। लिन मिक्सू 2 बार ग्राहकों के साथ मॉडल यूनिट देखने गई थी। उस अतुलनीय विलासिता और भव्यता ने उसे विस्मय में डाल दिया था और उसे ईर्ष्या और जलन से पागल कर दिया था। और यह आमतौर पर साधारण दिखने वाला आदमी यानी मैं वास्तव में जिनजियांग गार्डन में एक बड़ा पेंट हाउस खरीदना चाहता हूँ। क्या वह सपना देख रहा है? भाई सू, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? जिनजियांग गार्डन में कीमत लगभग 30,000 प्रति वर्ग मीटर है। सबसे छोटा बड़ा पेंट हाउस 200 वर्ग मीटर से अधिक का है। सिर्फ 200 वर्ग मीटर? थोड़ा छोटा है। मुझे याद है कि विज्ञापनों के दौरान मुख्य यूनिट में 680 वर्ग मीटर का पूरी तरह से सजा हुआ लग्जरी पेंट हाउस था। क्या वह अभी भी उपलब्ध है? भाई सू, आप क्यों पूछ रहे हैं? लिन मिक्सू हकलाते हुए बोली। पूछने का मतलब है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, वरना क्या सिर्फ मजे के लिए पूछ रहा हूँ? मैंने कुछ मजे लेते हुए कहा। यूनिट 601 पर पहुंचकर लिन मिक्सू ने घबराते हुए दरवाजा खोला और मुझे शू कवर दिए। हम सीधे अंदर चले गए। जैसे ही हमने प्रवेश किया, मुख्य हॉल को देखने से पहले ही मैं अपने सामने के विशाल फॉयर की ओर आकर्षित हो गया। इसकी तुलना में 106 वर्ग मीटर का वह छोटा 3 कमरों वाला घर जिसमें मैं रहता था, किसी झुग्गी जैसा तंग महसूस हो रहा था। फिर मास्टर बेडरूम में कदम रखते हुए उस 2.2 मीटर के सुपर किंग बेड को देखकर मेरी आंखों में संतुष्टि गहरी हो गई। इतना विशाल ठोस लकड़ी का बिस्तर अद्भुत लग रहा है। बेशक, अगर इसे साझा करने के लिए एक सुंदर महिला होती तो यह और भी बेहतर होता। यह सोचकर मैं अपने बगल में खड़ी लिन मिक्सू की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका। निष्पक्ष रूप से कहें तो भले ही लिन मिक्सू 30 से ऊपर की है, लेकिन वह परिपक्व आकर्षण निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे एक युवा लड़की टक्कर दे सके। कम से कम एक 100 में से 85। जैसे ही उसे मेरी निगाहों का एहसास हुआ, लिन मिक्सू के गाल थोड़े लाल हो गए, लेकिन उसने मेरी आंखों से नजरें नहीं हटाईं। उनमें गुप्त खुशी का संकेत भी था। बेडरूम की जांच करने और अन्य कमरों पर एक नजर डालने के बाद मैं बहुत संतुष्ट था। इस घर की कीमत कितनी है? 30 मिलियन की फ्लैट कीमत। कैसा रहेगा अगर मैं आपको कुछ और घर दिखाऊं, भाईसू? लिन मिक्सू ने धीरे से कहा। हमने इसे देख लिया है, चलो बस औपचारिकताएं पूरी करते हैं। मैंने लापरवाही और खुशी से कहा। क्या भाईसू, आप यह घर खरीदना चाहते हैं? इसकी कीमत 30 मिलियन है। मेरी बात सुनकर लिन मिक्सू की आंखें तुरंत फटी रह गईं। हाँ, मैं इस घर से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझे यह तो नहीं कहने वाली हो कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, है ना? मैंने आधे मजाक में कहा। लिन मिक्सू को बार बार अपने से हैरान होते देख मेरा हास्य का पुट बहुत संतुष्ट हुआ। लिन मिक्सू ने मुश्किल से सिर हिलाया। वह प्रक्रिया की तैयारी के लिए मेरे साथ नीचे गई। पूरे रास्ते लिन मिक्सू सुन्न सी रही। जब तक मैंने स्वाइप करने के लिए अपना बैंक कार्ड नहीं निकाला, तब तक वह वास्तविकता में वापस आती नहीं दिखी। जिनजियांग गार्डन का सबसे खास हिस्सा 30 मिलियन की कीमत पर बिक गया। यहां तक कि सेल्स मैनेजर को भी सतर्क कर दिया गया। सेल्स ऑफिस के सभी लोग लिन मिक्सू और मेरे पास जमा हो गए। मुझे पीओएस मशीन में बैंक कार्ड डालते, पासवर्ड डालते और लेन देन को सफल होते देख रहे थे। पीओएस मशीन से निकलती लंबी रसीद को देखते हुए, बधाई हो मिस्टर सू, चिंजियांग गार्डन के सबसे प्रतिष्ठित मालिक बनने पर। फिर मैनेजर ने सभी सेल्स स्टाफ का नेतृत्व करते हुए मुझे गहरा झुककर प्रणाम किया। क्या यह वाकई में बिक गया? अपने सामने के दृश्य को देखते हुए लिन मिक्सू ने जोर से थूक निकला। श्याओलिन, मिस्टर सू हमारे सबसे प्रतिष्ठित मालिक हैं। इसके बाद आप मिस्टर सू के साथ पूर्ण समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं। मिस्टर सू जो भी अनुरोध करें, उसे बिना किसी शर्त के पूरा किया जाना चाहिए। सुना आपने?
मैनेजर ने लिन मिक्सू के पास आकर कड़ाई से कहा। मैनेजर माँ के शब्दों में निहित अर्थ को सुनकर, विशेष रूप से वह बिना किसी शर्त के पूरा करना, लिन कुछ सोचने लगी, शर्मा गई और सिर हिलाया। होंगशुन इंपीरियल रेजिडेंस से फिर से बाहर आते हुए मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठकर इस बार लिन ने अपनी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लपेट लीं। बाइक चलने के बाद वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे से अपना शरीर मेरी पीठ से सटा लिया। मैं ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जब अचानक मुझे अपनी पीठ के दोनों तरफ एक गर्म, कोमल एहसास हुआ। इसने मुझे हैंडलबार को कसकर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। अच्छा हुआ कि हाई एंड मोटरसाइकिल का संतुलन बेहतरीन था, वरना कोई दुर्घटना हो सकती थी। पिछली सीट पर लिन मिक्सू का दिल तेजी से धड़क रहा था। कई बार उसने सीधे बैठने की कोशिश की, लेकिन जिंजियांग गार्डन के उस 6,800 वर्ग फुट के अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट के बारे में सोचकर वह ऐसा नहीं कर सकी। अंत में उसने बस अपना सिर मेरी पीठ पर टिका दिया। उच्च गुणवत्ता वाले मोटरसाइकिल जैकेट से आने वाली चमड़े की हल्की गंध को सूंघते हुए उसे लगभग नशा सा महसूस हुआ। इन टाइम डिपार्टमेंट स्टोर, शहर का सबसे बड़ा और सबसे शानदार मॉल। कुछ ही घंटे पहले मैं यहाँ अपने लिए नया वार्डरोब खरीद रहा था। 200,000 से ज्यादा खर्च किए थे। कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी वापस आऊंगा। पुराने दिनों में ऐसी जगहों पर मैं साल में मुश्किल से 2 बार आता था। हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मॉल में दाखिल हुए। पूरे रास्ते मुझे दूसरे पुरुषों से ईर्ष्या और जलन भरी निगाहें मिलीं। हम सीधे चौथी मंजिल पर गए। लिन मिक्सू के सुझाव पर मैंने हाई एंड बेडिंग के 4 सेट खरीदे और कुछ अन्य दैनिक जरूरत का सामान लिया। 1 लाख और चले गए। मुझे बिना पलक झपकाए खरीदारी करते देख लिन मिक्सू की आंखें और चमक उठीं और उसका शरीर और भी कोमल हो गया। उसके बगल में मौजूद परिचित आदमी उसकी नजरों में और प्रभावशाली लग रहा था। अपरिचित, रहस्यमयी, जो उसमें अन्वेषण करने की तीव्र इच्छा जगा रहा था। 1 लाख से अधिक की बेडिंग ने कई बड़े बैग भर दिए। स्टोर ने स्वाभाविक रूप से डोर स्टेप डिलीवरी सेवा प्रदान की। अपना कार्ड स्वाइप करने और पता छोड़ने के बाद मैंने बस अपना काम खत्म किया और लिन को दूसरी मंजिल पर ले गया। यहाँ कई हाई एंड लग्जरी स्टोर थे। मैं सीधे एक निश्चित ब्रांड के बुटीक में चला गया। जैसे ही लिन तरस भरी निगाहों से हैंडबैग और कपड़ों से भरे कमरे को देख रही थी, मैंने लापरवाही से शेल्फ से एक महिलाओं का हैंडबैग उठाया। नमस्ते सर, यह हमारे ब्रांड का इस सीजन का नवीनतम महिलाओं का हैंडबैग है। यह आपकी साथी की शैली से पूरी तरह मेल खाता है। इसकी कीमत 28,000 युआन है। मैंने लापरवाही से कहा, चार्ज कर दो। फिर सेल्स असिस्टेंट से हैंडबैग लिया और लापरवाही से लिन मिक्सू को पकड़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है, लिन ने आश्चर्य से कहा। तुम पूरे दिन मेरे साथ रही हो, तुम भी काफी थक गई होगी, बस एक छोटा सा तोहफा। मैंने उसका हाथ थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भाई सू। लिन खुशी से झूम उठी। धन्यवाद व्यक्त करने के बाद उसने हैंडबैग लिया और उसे बार बार देखा। जितना उसने उसे देखा वह उसे उतना ही पसंद आया। तभी एक तीखी महिला आवाज गूंजी, मिक्सू, तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? नाना। लिन मिक्सू ने ऊपर देखा और जोआना को स्टोर के प्रवेश द्वार पर खड़ा पाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ आएगी। और उसके बगल में एक आदमी था। लिन उसे भी जानती थी। वह जोआना का पहला प्यार मा जिंदोंग था। हम चारों ने एक दूसरे को देखा। माहौल अचानक ठंडा हो गया। स्टोर के प्रवेश द्वार पर मैं, लिन मिक्सू, मेरी पूर्व पत्नी जोआना और माँ जिंदोंग एक दूसरे को देखते हुए खड़े थे। पूरे 10 सेकंड की शांति के बाद जोआना आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और उसने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। सुफुहाई, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम मिक्सू के साथ क्यों हो? जोआना का लहजा आरोप भरा था और उसके चेहरे के हाव भाव बहुत अप्रिय थे, क्योंकि उसने देखा कि लिन मिक्सू ने स्पष्ट रूप से एक ब्रांड का हैंडबैग ले रखा था। स्टाइल से यह इस साल का नवीनतम मॉडल लग रहा था। भले ही लिन उसकी सबसे अच्छी सहेली थी, चाहे काम हो या जीवन, जोआना को हमेशा गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा करना पसंद था। उस नए हैंडबैग की कीमत कम से कम 20 या 30 हजार थी। इससे उसे अचानक लगा कि माँ जिंदोंग ने जो बैग उसे 6,000 से अधिक में खरीदा था, वह अब उतना प्रभावशाली नहीं रहा। उसे जो बात और भी कठिन लगी वह ये थी कि मेरा अभी अभी उससे तलाक हुआ था और मैं उसकी सबसे अच्छी सहेली के साथ एक लग्जरी स्टोर में खरीदारी कर रहा था। इससे उसका खून खौल उठा। जोआना के आरोपों को सुनते हुए मैंने उसे और उसके बगल वाले आदमी को ठंडे भाव से देखा और सपाट स्वर में कहा, जोआना,
क्या तुम भूल गई हो कि हमारा तलाक हो चुका है? मैं किसके साथ हूं? क्या यह तुम्हारा काम है? इसके साथ ही मेरी नजर माँ जिंदोंग पर पड़ी और मैंने कटाक्ष के लहजे में जोड़ा, ओह, और तुम्हें भी बधाई। अब तुम लोग खुलकर साथ रह सकते हो। अब मुझे मूर्ख बनाने के लिए बिजनेस ट्रिप या ओवर टाइम के बारे में वे बेकार के बहाने बनाने में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर जोआना के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से के भाव आए। सार्वजनिक रूप से अपने पूर्व पति द्वारा उन पिछली बातों के बारे में उजागर होने पर शर्मिंदा, गुस्सा इस बात पर कि मैं जो हमेशा इतना आज्ञाकारी था, उसने उससे उस लहजे में बात करने की हिम्मत की। सुफुहाई बकवास मत करो, तुम्हें मूर्ख बनाने के बहाने। जिंदोंग और मैं पहले सिर्फ साधारण दोस्त थे। मुझे पता था कि तुम छोटे दिल के हो, ईमानदार और भरोसेमंद लगते हो, लेकिन वास्तव में अंदर से गड़बड़ हो। अब तुम्हारा असली रंग दिख रहा है। हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैंने चुपचाप जोआना को चिल्लाते हुए देखा, जो मुझे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। यह दृश्य मैंने 16 सालों तक अनुभव किया था। बहुत परिचित। 16 साल। यह महिला बिल्कुल नहीं बदली थी। उसकी नजरों में हमेशा मैं ही था जिसने उसे गलत समझा, जो उसके लिए पर्याप्त अच्छा नहीं था। जब भी उसे मौका मिलता, वह मुझे नीचा दिखाती, मुझे बेकार समझकर फाड़ देती। अगर मैं अंदर से मजबूत नहीं होता, तो शायद उसकी बातों से अब तक खुद पर शक करने लगता। जोआना के सब कुछ कह लेने के बाद ही मैंने कहा, तुम दोनों के बीच असल में क्या रिश्ता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मुझे काम है, मैं जा रहा हूं, तुम दोनों जारी रखो। ये कहने के बाद मैं सीधे स्टोर से बाहर निकल गया। मेरे ठंडे और उदासीन चेहरे को देखकर जोआना का गुस्सा और बढ़ गया। किसी तरह, भले ही हमारा तलाक हो चुका था, भले ही उसे सारी संपत्ति वैसे ही मिल गई थी जैसे वह चाहती थी, मेरे चेहरे पर वह भाव देखकर वह अपना गुस्सा नहीं रोक सकी। ये आदमी, जो उसकी नजरों में पूरी तरह बेकार था, उसे उसे इस तरह अनदेखा करने का क्या हक था? उसे किस बात पर गर्व था? उसने सोचा था कि उसे माँ जिंदोंग के साथ देखकर मुझे पछतावा होगा, मुझे ईर्ष्या होगी, मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन इनमें से उसे कुछ भी नहीं दिखा, और उसके ऊपर वह पहले से ही दूसरी महिला के साथ खरीदारी कर रहा था। और कोई ऐसी वैसी महिला नहीं, उसकी सबसे अच्छी सहेली। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, जोआना अब अपने गुस्से को दबा नहीं सकी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सुपुहाई, अगर तुम आज खुद को साफ तौर पर नहीं समझाते, तो जाने के बारे में सोचना भी मत। जोआना, तुम्हें आखिर क्या परेशानी है? हमारा तलाक हो चुका है। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाने की जरूरत है? उसे अपने कपड़े पकड़े हुए देखकर मैंने भौहें सिकोड़ी और कहा। जोआना ने मेरे सवाल को अनसुना कर दिया, क्योंकि उस पल उसने कुछ और चौंकाने वाला देखा। मेरा यह जैकेट वास्तव में एक निश्चित ब्रांड का था। उसके बगल में पुतले पर बिल्कुल वैसा ही एक जैकेट था। उस पर लगी कीमत 28,000 युआन थी, और मेरे बाकी कपड़े भी सस्ते नहीं लग रहे थे। जोआना आमतौर पर इन लग्जरी ब्रांडों की जानकारी रखती थी, इसलिए उसने उन्हें एक नज़र में पहचान लिया। अब उसके अंदर की आग और भी तेज जलने लगी। इस आदमी ने वास्तव में इतने महंगे कपड़े खरीदे? वह खुद उन्हें खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। उसकी अलमारी में सबसे महंगा कपड़ा वह था जिसे उसने सेल पर सिर्फ 10,000 युआन में खरीदा था। अभी जोआना बस गुस्से में थी, लेकिन वह पूरी तरह से भूल गई थी कि वह आम तौर पर मेरे कपड़े ऑनलाइन खरीदती थी। वे सस्ते सौदे वाले सामान, उनमें से शायद ही किसी की कीमत 100 रुपये से ज्यादा होती थी। ओह, वाकई, इतना सब कुछ करने के बाद क्या वास्तव में मुझसे यह पूछने की हिम्मत है तुम में? ये कहने के बाद मैंने जो ना के भावों को अनसुना कर दिया, उसका हाथ झटक दिया और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक आदमी जो 16 साल तक उसके प्रति दब्बू रहा, वह उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। सुपू, हाय, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुमने इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझाया, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपने पीछे जो ना की चीखें सुनते हुए मैंने बिना मुड़े अपना हाथ लहराया। मेरी मानसिकता पहले ही बदल चुकी थी। एक नया जीवन इंतजार कर रहा था। मैं इस महिला को फिर कभी खुद पर नियंत्रण नहीं करने दूंगा। मेरे जाने के बाद वे तीनों वहां अजीब तरह से खड़े रहे। लिन मिशुए ने शांति बनाने की कोशिश की, लेकिन इसने जो ना के गुस्से को और भड़का दिया। वह जितना अधिक बोलती, जो ना उतनी ही उत्तेजित होती गई। आसपास बढ़ती भीड़ की परवाह किए बिना
उसने एक-एक करके उन सभी तरीकों का बखान करना शुरू कर दिया, जिनसे मैंने उसे गलत ठहराया था। यह देखकर लिन मिशुए शांत खड़ी रही, मन ही मन अपना सिर हिलाते हुए। इतने सालों से एक दूसरे को जानने के कारण वह जो ना के उग्र स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वह केवल इतना ही कह सकी, मेरा इस बार पूरा भुगतान करके घर खरीदना वास्तव में उसे चुभ गया है, अन्यथा वह सार्वजनिक रूप से अपना आपा इस तरह नहीं खोती। आखिरकार उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने हमेशा अपनी प्रतिष्ठा और मान मर्यादा की सबसे अधिक परवाह की थी। इस बीच माँ जिन डोंग पास खड़ा होकर ठंडेपन से देख रहा था, ये देखकर उसके चेहरे पर तुरंत बोरियत और अधीरता दिखने लगी। पहले वह इस महिला के साथ छिप छिप कर घूम रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ना दिखने में अच्छी थी और एक विवाहित महिला होने के कारण उसे एक अजीब तरह का वर्जित नयापन और रोमांच मिलता था। लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि जोना इतनी निर्णायक रूप से तलाक ले लेगी और तलाक के तुरंत बाद वह शादी की बात करने के लिए खुशी खुशी दौड़ी चली आएगी। साथ ही जिस तरह से जोना ने अभी मॉल में अपना आपा खोया था, उस दृश्य के बाद उसके दिल में जो ना के लिए जो थोड़ी बहुत सद्भावना बची थी, वह अचानक आधी से ज्यादा खत्म हो गई। और जोना को सार्वजनिक रूप से इस तरह हिंसक होते देख उसे वास्तव में एक अजीब एहसास हुआ। वह मुत्सुफू हाय के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस करने लगा, जो अभी अभी दृढ़ संकल्प के साथ वहां से चला गया था। वह आदमी इस गुस्सैल और जिद्दी महिला के साथ 16 साल तक रहा था। इतने लंबे समय तक दिन ब दिन साथ रहने के बाद वे दोनों स्वाभाविक रूप से जो ना को भीड़ भाड़ वाले मॉल में तमाशा जारी नहीं रखने देना चाहते थे। भीड़ को और बढ़ता देख और लोगों की कानाफूसी सुनकर यहां तक कि मॉल के सुरक्षा कर्मचारी भी वहां पहुंचने लगे। उन दोनों ने जल्दी जल्दी उसे समझा बुझाकर वहां से खींच लिया। काफी कोशिशों के बाद स्थिति शांत हुई। भावनात्मक रूप से उत्तेजित जोना और माँ जिनडोंग के जाने के बाद लिन मिशु ने अकेले टैक्सी ली और अपने पुराने किराए के अपार्टमेंट में लौट आई, जहां वह लंबे समय से रह रही थी। देर रात उस संकरे बिस्तर पर लेटे हुए वह करवटें बदल रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में आज दोपहर की घटनाओं की स्पष्ट छवियां बार बार आ रही थीं। उसने अपना सिर घुमाकर कैबिनेट पर रखे उस सीमित संस्करण वाले ब्रांड के हैंडबैग को देखा, जो मध्यम पीली रोशनी में एक शाही आभा बिखेर रहा था और 50 वर्ग मीटर के उस तंग और अस्त व्यस्त किराए के अपार्टमेंट में बिल्कुल बेमेल लग रहा था। किसी तरह उसका चेहरा और वह 680 वर्ग मीटर की हवेली उसके मन में बार बार आ रहे थे। आज दोपहर जानबूझकर या अनजाने में मैंने उसे देखा था। जब वह सौम्य और गहरा जटिल भाव अनजाने में दिखा, तो उसके दिल की गहराई से एक पागलपन भरा और साहसी विचार अनियंत्रित रूप से अंकुरित हुआ। जैसे ही यह विचार आया, लिन मिशु खुद ही चौंक गई। तुम क्या सोच रही हो? वह नाना का पूर्व पति है, लेकिन वह हवेली सच में बहुत खूबसूरत है। नहीं, नाना को बिल्कुल धोखा नहीं दे सकती। लीन मिशु, खुद को देखो। तुम एक दशक से अधिक समय से इस शहर में संघर्ष कर रही हो, अभी तक अपना घर तक नहीं बना पाई। क्या यह असफलता नहीं है? वैसे भी अब उनका तलाक हो चुका है। तुम्हें किस बात की चिंता है? अवसर तुम्हारे सामने है, इसे गंवा दोगी तो पछताओगी। उसके दिमाग में ये दो विचार उसे आगे पीछे खींच रहे थे। कुछ क्षणों के आंतरिक संघर्ष के बाद लिन मिशु ने अंततः एक लंबी आह भरी। उसकी नजर फिर से कैबिनेट पर रखे हैंडबैग पर पड़ी। उस बैग में जैसे जादू था, जिसने उसे अपना फोन उठाने और मेरा नंबर ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। उसने डायल बटन दबाया। कॉल कनेक्ट होने के बाद मैंने एक बेफिक्र मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप बता सकते हैं कि इस बात ने मुझ पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाला है। अभी भी सुभाई, आप उदार और समझदार हैं। नाना कभी कभी बहुत मनमौजी हो जाती है, केवल अपने बारे में सोचती है, दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखती। कभी कभी उसे आपके साथ ऐसा व्यवहार करते देख मुझे दुख होता है। ठीक है सु, अगर नाना आपके साथ फिर कभी ऐसा व्यवहार करे तो मैं आपकी ओर से उससे बात करूंगी। ये कहने के बाद लिन मिशु थोड़ा शर्मा गई। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की पीठ पीछे इस तरह बात करना ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन अपनी दोस्त के पूर्व पति से ऐसा कहना पहली बार था और उसने दुख जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जो काफी आत्मीय लगा।
उसने अपनी शर्ट के घेरे को हल्के से पकड़ा। आंखें नीची थीं। उसका दिमाग घूम रहा था और दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि सुभाई इसके बारे में क्या सोचेंगे। फोन के दूसरी तरफ मैं अपने नए घर में सोफे पर आराम से बैठा था। फोन के किनारे को सहला रहा था। लिनमिशु की बात सुनकर मैं एक पल के लिए रुका। कभी उम्मीद नहीं थी कि वह यह बात उठाएगी, लेकिन आज दोपहर उसके व्यवहार को देखते हुए मैं उतना हैरान भी नहीं था। जैसा कि कहा जाता है, एक जैसे स्वभाव वाले लोग एक साथ रहते हैं। लिन मिशु इतने सालों तक मेरी पूर्व पत्नी, जो ना कि इतनी करीबी दोस्त रही, तो उनका मूल स्वभाव एक जैसा होना ही था। वे दोनों ऐसी महिलाएं थीं जो दिखावे की भूखी थीं और भौतिक सुखों के पीछे भागती थीं। बस मेरी पूर्व पत्नी, जो न अधिक स्पष्ट थी, जबकि लिनमिशु खुद को छिपाना और पेश करना बेहतर जानती थी। सीधे शब्दों में कहें तो लिनमिशु वह थी जिसे आप चालाक महिला कह सकते हैं। मैं पहले भोला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं लोगों को देख नहीं सकता था या महिलाओं को समझ नहीं सकता था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मिशु। वह हमेशा से ऐसी ही रही है। बात करना बेकार है। इसके अलावा मुझे अब उसके परेशान करने का डर नहीं है। मैं काफी समय से मानसिक रूप से तैयार हूं। लिन मिशु ने धीरे से जवाब दिया। क्या आज दोपहर हमने जो बिस्तर खरीदे थे वे आपके घर पहुंच गए? उसके लहजे में वास्तविक चिंता थी। वे अभी अभी आए हैं। वे अभी उन्हें खोल रहे हैं। मैंने लिविंग रूम में बिखरे हुए गत्ते के बक्से की ओर देखते हुए हंसते हुए जवाब दिया। लिविंग रूम में हर जगह शॉपिंग बैग भरे हुए हैं। पैर रखने की भी जगह नहीं है। लिन मिशु ने तुरंत उत्साहपूर्वक जवाब दिया। सच में? तो मैं आकर सफाई में आपकी मदद कर देती हूँ। सुभाई के लहजे में एक निर्विवाद तनाव और प्रत्याशा थी। दरअसल अभी अभी उसने बातचीत को बिस्तर की ओर मोड़ा था। उसके मन में यही बात थी। मैं कैसे संभवतः यह आपके लिए बहुत कष्टकारी होगा। मैंने मुस्कुराते हुए विनम्रता से मना कर दिया। आप आज पूरी दोपहर मेरे साथ भाग दौड़ करती रही हैं। मैंने अभी तक आपका ठीक से शुक्रिया भी नहीं अदा किया है। ओह सुभाई, आप मेरे साथ इतने औपचारिक क्यों हो रहे हैं? आज दोपहर आपने जो अपार्टमेंट खरीदा, उससे मेरे काम के प्रदर्शन को बहुत बढ़ावा मिला है। और आपने मुझे एक बैग भी दिया। धन्यवाद की बात करें तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये कहने के बाद मेरे कुछ और कहने का इंतजार किए बिना उसने बिस्तर व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए अभी आने की जिद की, ये कहते हुए कि आप जैसे आदमी को ये चीजें करना नहीं आता होगा। तो आ जाओ। जब काम खत्म हो जाएगा तो सुभाई तुम्हें शानदार दावत देंगे। फोन के दूसरी तरफ मैं मुस्कुराया और मान गया। लिन मिशु खुशी खुशी राजी हो गई। जैसे उसे डर हो कि मैं अपना मन बदल लूंगा, उसने जल्दी से फोन काट दिया। आधे घंटे बाद टैक्सी लेकर वह बाहर निकली और कार झिंजियांग गार्डन के प्रवेश द्वार पर रुकी। दूसरी ओर उस घर में जहां जोना और मैं पहले रहते थे, एक पारिवारिक तूफान उठ रहा था। जब फोंग यू फेंक ने सुना कि सू फू हाई ने जिंजियांग गार्डन में 30 मिलियन युआन का अपार्टमेंट खरीदा है, तो उसने तुरंत अपने हाथ से बेलन छोड़ दिया। उसने पकौड़े बनाना भी छोड़ दिया और रसोई से बाहर भागी। जो शाओ डोंग जो गेम खेल रहा था, वह भी उछल पड़ा और पूछने लगा, आपने कहा कि जीजाजी ने अपार्टमेंट खरीदने के लिए 30 मिलियन खर्च किए। क्या आपने इसे अपनी आंखों से देखा? जोना ने कहा कि उसने नहीं देखा, लेकिन मिशु ने खुद उसे बताया। यह गलत कैसे हो सकता है? जोना ने नफरत से दांत पीसते हुए कहा। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ 30 मिलियन की बात घूम रही थी। फोंग्यू फेंग ने जल्दी से आगे पूछा, लिन मिशु ने तुम्हें यह सब बताया? उसे वैसे भी कैसे पता? यह कहने की बात ही नहीं है। वह घर बेचती है। सुफू हाई को घर खरीदना था। जाहिर है वे सीधे उसके पास गए। जोना ने कड़वाहट से कहा, मैं पहले इस सुफू हाय के मामले में अंधी रही होंगी। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वह इतने सालों से इतना छिपा हुआ था। यह सुफू हाय वास्तव में इतना अमीर है और उसने तुम्हें कभी नहीं बताया। उसने हमें कभी परिवार की तरह नहीं माना। अपनी बेटी की बातें सुनकर फोंग यू फेंक ने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा और चीखी। जो शाओ डोंग अपना गेम भूल गया और कहता रहा कि मेरे जीजा जी ने इसे बहुत गहराई से छिपाया था। पहले कभी ध्यान नहीं दिया कि वह इतना गणना करने वाला था। एक घर पर 30 मिलियन खर्च करने में सक्षम, उसके पास निश्चित रूप से 30 मिलियन से अधिक होंगे। उसने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, शाओडोंग, तुम अभी भी उसे जीजाजी कहते हो? क्या ऐसा व्यक्ति
तुम्हारा जीजाजी होने के लायक है। फोंग यू फेंग ने तुरंत सख्ती से डांटा। जो शाओडोंग, हम उसके साथ 16 साल तक रहे। 16 साल। फिर भी उसने हमारे खिलाफ चोरों की तरह पहरा दिया। अब उसने तुम्हारी बहन को तलाक दे दिया और वह एक बड़ा घर खरीदने और अकेले उसका आनंद लेने के लिए इतना उत्सुक है। उसका दिल इतना क्रूर कैसे हो सकता है? फोंग यू फेंक इस बात पर पहुंचकर लिविंग रूम में जोर जोर से रोने लगी। तुम क्या रोना धोना मचा रही हो? क्या तुम मुझे थोड़ी शांति नहीं दे सकती? जो लिनशेंग, जो पास की मेज पर शराब पी रहा था और मूंगफली खा रहा था, शोर से चिढ़ गया। उसने अपनी चॉपस्टिक्स पटक दी और चिल्लाया, तुम कमबख्त बूढ़े आदमी! तुम्हारी अपनी बेटी इतने बड़े दुख से गुजर रही है और तुम्हारे पास अभी भी शराब पीने और कोसने की फुर्सत है। फोंग यू फेंक ने गुस्से में उसे घूरा। दिन भर तुम बस शराब पीते रहते हो। देर सबेर तुम शराब पीकर मर जाओगे। तुम रिटायर हो चुके हो और दिन भर कुछ नहीं करते, बस घर पर बैठो और पियो। मैंने तुम्हें बताया था कि महिलाओं के बाल लंबे और दिमाग छोटा होता है। सुफू हाय ने नाना की पीठ पीछे पैसे छिपाए और तलाक के बाद वह उन्हें खर्च करने के लिए निकाल रहा है। कानूनन इसकी अनुमति नहीं है। इसे वैवाहिक संयुक्त संपत्ति को छिपाना कहा जाता है। हम उस पर मुकदमा कर सकते हैं, तुम जानती हो ना? जो लिन शेंग ने बोलना खत्म किया, अपना गिलास उठाया और शराब का एक बड़ा घूंट लिया। फिर गिलास को मेज पर धमाके के साथ पटक दिया, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग तुरंत खामोश हो गए। बूढ़े की बात सुनकर सोफे पर बैठे जो शाओ डोंग ने अपनी आंखें फाड़ दी और बार बार सहमति जताई। सही है, मेरे पिताजी सही हैं। मुझे याद है कि मैंने पहले ऑनलाइन ऐसी खबरें देखी थीं। अंत में उस आदमी के पास पैसे निकाल कर बांटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मुझे लगता है कि यह कई मिलियन थे। जो शाओ डोंग ने कहा, उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वे लाखों रुपए उसे हाथ हिलाकर बुला रहे हों। बिल्कुल सही। शाओ ना, तुम्हारे पिताजी सही हैं। हमें उस पर मुकदमा करना चाहिए। हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। उससे वह सारा छिपा हुआ पैसा उगलवाओ। बूढ़े की बात सुनकर फोंक यू फेंक अचानक उत्साहित हो गई और तीखी आवाज में कहा, हाँ, हम उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मैं इतने सालों तक उसके साथ रही और मैंने एक भी दिन सुख नहीं भोगा। वह अकेले अच्छा जीवन जीना चाहता है? बिल्कुल नहीं। जोना ने भी कड़वाहट से कहा, पहले से ही अपने दिमाग में योजना बना रही थी। जो लिनशेंग ने भौहें सिकोड़ी। कुछ देर सोचने के बाद धीरे से अपनी बेटी से कहा, अभी सुपू हाई को खोजने की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक पुराना सहकर्मी है जिसने बाद में न्यायिक परीक्षा पास की थी और अब एक लॉ फर्म में वकील के रूप में काम करता है। मैं उसे कल फोन करूंगा और फिर तुम उससे मिलने जाना। इस बात पर अच्छी तरह चर्चा करना कि इसे कैसे संभालना है। जोना ने कड़वाहट से जवाब दिया। ठीक है, मैं कल वकील से मिलूंगी। पहले मैं इस मामले को समझ लूं। वह सुफू हाई सोचता है कि वह अकेले अच्छा जीवन जी सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं इस बात पर उसे छोड़ने वाली नहीं हूं। फोंग यू फेंक को अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से पूछा, वैसे छोटी बहन, तुमने अभी कहा कि तुम सुफू हाई और लिन मिशुए से मॉल के किसी बड़े स्टोर में मिली थी। क्या सुफू हाई उससे घर नहीं खरीद रहा है? वह मॉल में खरीदारी क्यों कर रहा है? जो ना ने भौहें सिकोड़ी। उसने अधीरता से कहा, क्या मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया? घर खरीदने के बाद वह बिस्तर की चादरें लेना चाहता था और फिर मिशुए की कंपनी ने उससे साथ जाने और उन्हें चुनने में मदद करने के लिए कहा। फोंग यू फेंक अभी भी आश्वस्त नहीं लग रही थी। उसने संदेह से पूछा, लेकिन बिस्तर की चादरें खरीदने के लिए वे उस ब्रांड के स्टोर में क्यों जाएंगे? वह ब्रांड स्टोर बिस्तर की चादरें नहीं बेचता, है ना? मम्मी, अब जब आपने ये जिक्र किया है तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। जब वह सूफू हाई बाहर आया तो उसने सिर से पांव तक डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और मिशुए के हाथ में उस ब्रांड का हैंडबैग था। मैंने स्टोर में वह बैग देखा था। उसकी कीमत 20,000 युआन से ज्यादा है। चोना की आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। वह लंबे समय से उस बैग पर नजर गड़ाए हुए थी, लेकिन उसे खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। वे दोनों कहीं एक दूसरे के साथ तो नहीं जुड़े हैं? फोंग यू फेंक ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी आवाज धीमी की और अटकलें लगाईं। फोंग यू फेंक की बात सुनकर जोना तुरंत भड़क गई। उसने गुस्से में कहा, मम्मी, आप क्या बात कर रही हैं? मिशुए मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वह ऐसा कुछ कैसे कर सकती है? तुम कभी नहीं जानती। अब जब तुम दोनों का तलाक हो गया है
और सुफु हाय के पास अचानक इतना पैसा आ गया है तो लिन मिशुए खुद को रोक नहीं पाएगी। उसके भोलेपन के नाटक को तुम्हें बेवकूफ मत बनाने दो। मैं तुम्हें बता दूं, वह बहुत तेज है। शायद तुम उसे मात न दे पाओ। तो है, पर हिम्मत नहीं। फोंग यू फेंक वहां रुकी। अपनी बेटी का चेहरा उतरता देख उसे समझ आ गया कि उसने सही नस पकड़ी है। फिर उसने जारी रखा, देखो, वह हमेशा कैसे कपड़े पहनती है। हर बार वह इतना तंग पहनावा पहनती है। कौन सा आदमी उस तरह के कपड़ों का विरोध कर पाएगा। अपनी माँ की बातें सुनकर जो न चिंतित और क्रोधित दोनों थी। उसकी उंगलियों के पोरों को जोर से भींचने के कारण वे सफेद पड़ गए थे। उसके सीने में सुन्नता फैल गई। वह अपनी शर्ट के घेरे को नीचे देखने से खुद को रोक नहीं सकी। जब वह और सुफू हाई शादीशुदा थे, तब उसने उसे छूने की जहमत नहीं उठाई थी। उसने कई बार लाल आंखों से उसका सामना भी किया था, ये मांग करते हुए कि क्या वह उसे अरुचिकर लगता है। हर बार जब वह यह पूछती तो सुपू हाय जल्दी से हाथ लहराता और सीधे इनकार कर देता। लेकिन जो ना को अभी भी गहराई से लगता था कि वह उससे नफरत करता है। तुलना खुशी की चोर है। हर बार जब वह लिन मिशुए के साथ होती, जो ना उसकी प्रभावशाली शारीरिक बनावट से ईर्ष्या करती थी। लेकिन जब भी वह ईर्ष्या दिखाती, लीन मिशुए झुक जाती और शिकायत करती। एक उदास चेहरे के साथ कहती कि वह इसके बजाय जो ना के छरहरे फिगर से ईर्ष्या करती है, कहती कि उसका आकार एकदम सही है, सुंदर भी, और बाहर जाते समय कपड़ों के साथ तालमेल बिठाना भी आसान है। खुद के विपरीत, जिसके लिए सब कुछ असुविधाजनक था और कपड़े खरीदना मुश्किल था। हर बार जब लिन मिशुए ऐसा कहती, तो इससे जो ना थोड़ा और संतुलित महसूस करती, यह महसूस करते हुए कि वह पूरी तरह से बेकार नहीं है। जहां तक सुफू हाई की नफरत की बात थी, यह सिर्फ उसका अंधा होना था, जिसका कोई स्वाद नहीं था। लेकिन अब अपनी माँ फोंग यू फेंग की बात सुनने के बाद जो ना के दिल में अचानक थकान सी महसूस हुई। आज वह सुफू हाई के साथ उलझने में इतनी फंसी रही। अब जब उसने पीछे मुड़कर सोचा, तो जब उसने पहली बार उन दोनों को देखा था, तब वास्तव में ऐसे संकेत थे कि कुछ गड़बड़ थी। ये सिर्फ बिस्तर खरीदने की बात थी। वे एक उच्च स्तरीय लग्जरी स्टोर में क्यों गए, और लिन मिशुए के हाथ में वह बैग, क्या उसने उसे खुद खरीदा था या सुफुहाई ने उसे दिया था। यह असंभव नहीं था कि अचानक उसके पास उसे बैग खरीदने के लिए उस तरह का पैसा आ गया हो। उसका सीना भारी हो गया, केवल विचार ही जो ना के दिल में सुई की तरह चुभ गया। दर्द पागल करने वाला था। उसने चाहा कि वह उसी समय उनके पास जाकर उनका सामना करे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। एक बात तो यह थी कि उनका तलाक पहले ही हो चुका था। अब जब वे दोनों तलाकशुदा हैं, दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसके दिमाग में चल रही थी, वह थी सुफू हाय के पैसे हथियाना। जहां तक उनके बीच कुछ होने की बात थी, वह पैसे सुरक्षित होने के बाद जांच करने के लिए अपना समय ले सकती थी। जो ना को उन पर पहले भी शक हुआ था। सुफू हाय की उसे चिंता नहीं थी। उस ईमानदार आदमी के पास विचार तो था, पर हिम्मत नहीं। लिन मिशुए की कहानी हालांकि अलग थी। उसकी मां के शब्दों ने उसे साहसी बना दिया था। उसने सोचा कि क्या लिन मिशुए ने सुफू हाय पर अपनी नजरें जमा ली हैं। जोना ने मन ही मन सोचा। उसके दिल की गहराई से ईर्ष्या की एक लहर उठी। उसका दिमाग अनचाहे ही कल्पना करने लगा। लेकिन वह जो नहीं जानती थी, वह यह था कि जिस चीज से वह डरती थी, वह अभी चुपचाप हो रही थी। जिनजियांग गार्डन की इमारत संख्या 6 के प्राइम लोकेशन पर, 680 वर्ग मीटर की आलीशान हवेली के अंदर, लिन मिशुए झुकी हुई थी। मेरे लिए बिस्तर लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। हालांकि डिलीवरी कंपनी सेटअप के लिए जिम्मेदार थी, लिन मिशुए ने दावा किया कि कर्मचारी पर्याप्त सावधान या पूरी तरह से काम करने वाले नहीं थे, और उन्हें अपने अधिकार पर वापस भेज दिया। उसने उन्हें केवल लिविंग रूम से पैकेजिंग कचरा ले जाने दिया, फिर शेष बिस्तर का सामान लिया और अपने आप व्यस्त हो गई। थोड़ी देर तक इधर उधर करने के बाद उसने बिना सफलता के कई बार रजाई को कवर में फिट करने की कोशिश की और हताशा में मुझे पुकारा, अरे पुराने सु, इधर आओ और मेरी मदद करो। आपके मास्टर बेडरूम की चादरें और रजाई का कवर बहुत बड़े हैं, मैं इसे अकेले नहीं कर सकती। वह झुकी हुई थी और कई बार कोशिश की थी, लेकिन रजाई को ठीक से अंदर नहीं डाल सकी थी। इसलिए उसके पास अपनी आवाज उठाने और मुझसे मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं मुस्कुराया और चलते हुए आया। किसने कहा था कि तुम इतनी जिद्दी बनो? ये कभी एक व्यक्ति का काम नहीं था। आओ, ये कुछ ऐसा है जिसमें मैं अच्छा हूं। मैं घर पर हमेशा ऐसा ही करता था।
अभी जब लिन मिशुए अपने आप व्यस्त थी, मैंने कई बार हाथ बटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए मुझे दूर धकेल दिया, ये कहते हुए कि एक बड़े आदमी को महिलाओं का ऐसा नाजुक काम नहीं करना चाहिए। अभी लिन मिशुए ने एक हल्की सफेद सूती टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी कमर कसी हुई थी और वह उसकी अविश्वसनीय शारीरिक बनावट को पूरी तरह से दिखा रही थी। जब वह बिस्तर बिछाने के लिए झुकती, तो कभी घुटनों के बल बिस्तर पर बैठ जाती, तो कभी खिंचाव करने के लिए आगे की ओर झुक जाती। उसकी हर स्वाभाविक हरकत मुझे उसे देखते रहने पर मजबूर कर रही थी, और लिन मिशु को मेरे देखने से कोई समस्या नहीं लग रही थी। कुछ बार वह इतनी आगे झुक गई कि मेरा आपा खोने ही वाला था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वह यह जानबूझकर कर रही थी। मुझे रजाई का कोना पकड़कर उसे मजबूती से कवर के अंदर डालते हुए और फूली हुई चादर को आसानी से फिट करते हुए देखकर लिन मिशु की आंखें तुरंत चमक उठी। वह मुस्कुराई और मुझसे बोली, ओल्ड सू, तुम इसमें वाकई बहुत अच्छे हो। मैंने अपनी भौहें ऊपर उठाई, बिना चेहरे के भाव बदले उसे देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। साथ मिलकर हमने जल्दी से पूरा बिस्तर तैयार कर लिया। मैंने साफ सुथरे बिस्तर की ओर देखा, मुस्कुराया और उसे सुझाव दिया, वैसे इतनी मेहनत के बाद तुम भी थक गई होगी, खाने का समय भी हो गया है, चलो कुछ खाने चलते हैं। जब लिन मिशु ने खाने के बारे में सुना, तो उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई। वह एक ही झटके में बिस्तर से नीचे उतरी। बहुत बढ़िया ब्रदर सू, तुमने मुझसे बड़े खाने का वादा किया था, मुझे किसी सस्ते हॉट पॉट से बहलाने की कोशिश मत करना। उसे इतना उत्साहित देखकर मैंने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, हमने जल्दी से बाहर जाने के लिए अच्छे कपड़े बदले और साथ साथ नीचे की ओर चल दिए। चलो भी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ब्रदर सू इतना कंजूस है? मैंने अपनी मोटरसाइकिल बाहर निकाली, चाबी घुमाई और उसे चालू किया। लिन मिशु ने मंजे हुए अंदाज में अपना पैर उठाया और सीट पर बैठ गई। मेरे पीछे बैठकर लिन मिशु ने हाथ बढ़ाकर सीट को थपथपाया, फिर बड़ा चढ़ाकर कहा, वाह ब्रदर सू, यह सीट बहुत ही नरम और आरामदायक है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह 1 लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल है। मुझे तो यह कार से भी ज्यादा आरामदायक लग रही है। क्या यह वाकई इतनी नरम है? क्या तुम आज पहले भी इस पर नहीं बैठी थी? फिर मैंने उसे हेलमेट थमाया और उसे ठीक से पहनने के लिए कहा। इससे मेरा मन नहीं भरता। लिन मिशु मुस्कुराई और हेलमेट पहन लिया। मैंने उसकी कमर थपथपाई और कहा, जब भी तुम्हारा मन करे मुझे बुला लेना, ब्रदर सू तुम्हें रोज सैर पर ले जाएगा। लिन मिशु समझ गई और उसने अपनी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लपेट लीं। हम बाहर निकले, बाएं मुड़े और 2 मिनट में हम पैदल चलने वाली सड़क पेडस्ट्रियन स्ट्रीट पर पहुंच गए। हम मुख्य क्षेत्र में चले गए। मैंने पेनिनसुला वेस्टर्न रेस्टोरेंट को चुना। मैं उसे अंदर ले गया। नमस्ते सर, पेनिनसुला वेस्टर्न रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। क्या आपका कोई रिजर्वेशन है? जैसे ही हमने प्रवेश किया, वेटर शालीनता से हमारे पास आया। क्या यहाँ रिजर्वेशन की जरूरत है? मैंने सामने खड़े वेटर की ओर देखा और पूछा, सर, इस खाने की कुल कीमत 23,000 से ज्यादा थी। मुझे बिना पलक झपकाए भुगतान करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करते देख लिन मिशु का दिल फिर से बेकाबू होकर धड़कने लगा। उसे लगा कि इस समय मुझ में एक अवर्णनीय आकर्षण और रहस्य है। क्या यह वही सुफुहाई था जिसे वह पहले जानती थी? क्या उसे किसी बेहद अमीर दूसरी पीढ़ी के रईस ने वश में कर लिया है? लिन ने मन ही मन सोचा। वापसी के रास्ते में रात ने ठंडी शाम की हवा को अपनी आगोश में ले लिया था। हवा हमारे कानों के पास से सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। लीन मेरी मोटरसाइकिल के पीछे बैठी थी। उसके हाथों ने मेरी कमर को हल्के से लपेटा हुआ था और वह पहले से भी ज्यादा कसकर मुझसे चिपकी हुई थी। मैंने उससे पूछा, इतनी रात हो गई है, तुम अपने घर जा रही हो या आज रात मेरे यहाँ रुककर कल सीधे काम पर जाओगी? रास्ते में मैंने सहजता से पूछा, ब्रदर सू, मेरा घर काफी दूर है। अकेले वापस जाना सुविधाजनक नहीं है। रात में पैदल चलना भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ की सड़कें भी अच्छी नहीं हैं। अगर आपको बुरा न लगे, तो क्या मैं एक रात के लिए आपके यहाँ रुक सकती हूँ ताकि मैं भी देख सकूँ कि हवेली में रहना कैसा होता है? लिन ने मजाक में कहा, हाँ हाँ ठीक है, फिर घर चलते हैं। उसकी बात सुनकर मैं जोर से हंसा और बोला, जब हम वापस उस चमकते हुए और विशाल घर में पहुंचे, तो उस पर गर्म पीली रोशनी पड़ रही थी। मैंने ऊपर देखा तो लीन को गेस्ट बेडरूम के दरवाजे पर पाया। उसके पैर वहीं जम गए थे। वह हिल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें मेरे बेडरूम के बड़े बिस्तर के लिए लालायित थीं। उसके चेहरे के भाव देखकर मेरी आंखों में एक समझ भरी मुस्कान आ गई।
मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। फिर मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मिशु, इस बेडरूम का बिस्तर बहुत बड़ा है। मैं अकेला सोता हूं, मुझे इसकी आदत नहीं है। रात शांति से बीत गई। गर्माहट में लिपटे नरम कंबल। अगले दिन सूरज सिर पर था। मैं तरोताजा महसूस करते हुए धीरे से उठा। लिन को फिर से मुझसे चिपकते देख मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पकड़े और गंभीरता से कहा, इस तरह इतने करीब मत आओ। लोग हमारे रिश्ते को गलत समझ सकते हैं। वह अच्छा नहीं है। लिन चौंक गई। मेरी आंखों में देखते ही वह तुरंत समझ गई। मैं अब से ज्यादा सावधान रहूंगी ब्रदर सू। उसने सिर हिलाया और स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलें, मैं तुम्हें एक कार दिला देता हूं। मुझे भी एक खरीदनी है। रोज मोटरसाइकिल चलाना व्यावहारिक नहीं है। कभी कभार मजे के लिए ठीक है, लेकिन काम पर आने जाने के लिए यह बहुत असुविधाजनक है। क्या तुम अभी भी काम कर रही हो? लिन बाथरूम में मुंह धोते हुए पूछ रही थी। उसकी आवाज दबी हुई थी। हाँ, अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। मैं सालों से यह कर रहा हूं। मुझे अपने सहकर्मियों से लगाव हो गया है। ऑफिस के उन साथियों के बारे में सोचकर मैं हंसा। ओल्ड सू, आप कौन सी कार खरीदने की योजना बना रहे हैं? लिन ने उत्सुकता से पूछा। एक खास ब्रांड की लग्जरी सेडान, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जब मैं कंगाल था तो मैं हमेशा इस कार के सपने देखता था। अब जब मेरे पास पैसा है तो मैं उस सपने को सच करना चाहता हूं। और मेरे बारे में क्या? लिन ने उत्सुकता से पूछा। एक मिड साइज सेडान, मैंने कहा। उसे क्यों खरीदना? लिन ने पूछा। क्योंकि यह जो ना की कार से एक साइज बड़ी है। मैं हंसा। ओल्ड सू, तुम बहुत मजेदार हो। लिन ठहाका मारकर हंस पड़ी। कपड़े पहनकर बाहर निकलते समय दोनों सहजता से बातें कर रहे थे। चूंकि वे कार खरीदने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं ली। उन्होंने दरवाजे पर एक टैक्सी ली और सीधे शहर के सबसे बड़े ईस्ट सबर्ब ऑन्टो मार्केट की ओर चल दिए। वे सीधे लक्षित ब्रांड के 4S स्टोर पर गए। उसने लिन के लिए लगभग 4 लाख युआन की कार नकद खरीदी, बीमा का भुगतान किया और लाइसेंस प्लेट पंजीकरण का काम डीलर पर छोड़ दिया। इसके बाद दोनों दूसरे ब्रांड के फॉरेस्ट स्टोर की ओर बढ़े। इस बार ज्यादा समय लगा। मैंने सीधे स्टोर की इकलौती टॉप स्पेक काली लग्जरी सेडान खरीद ली। यहां तक कि स्टोर मैनेजर को भी सूचित कर दिया गया। वह कागजी कार्रवाई संभालने के लिए खुद बाहर आया। ऑन रोड नकद कीमत करीब 40 लाख युआन, 4 मिलियन थी। एक बार फिर लिन ने मेरी ठोस और भारी संपत्ति का प्रमाण देखा। पहली श्रेणी के विमान के केबिन जैसी विशाल और आरामदायक पिछली सीट पर बैठते हुए मैंने आनंद की एक संतुष्ट आह भरी। वह सहजता से बोला, अब इसे कहते हैं असली जिंदगी। सामने की सीट पर लिन आराम से बैठी थी। उसने भी एक संतुष्ट आह भरी। हाँ, पैसा वाकई बहुत अच्छी चीज है, मैंने सपाट लहजे में कहा। मैंने पूछा, क्या तुम गाड़ी चला सकती हो? हाँ, मैं चला सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम कभी मेरी छोटी कार में नहीं बैठे हो। मैं 10 साल से ज्यादा के ठोस अनुभव वाली एक अनुभवी ड्राइवर हूँ। मेरा ड्राइविंग कौशल बिल्कुल स्थिर और विश्वसनीय है। लिन ने गर्व भरे अंदाज में अपनी ठुड्डी ऊपर की। उसने गर्व से कहा, लिन अनुभवी ड्राइवर है। मुझे अभी भी एक निजी ड्राइवर की कमी है। क्या तुम यह साइट काम करोगी? मैंने आधे मजाक में कहा, जरूर। क्या मुझे पैसे मिलेंगे? लिन मिशु की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने करीब आकर मुस्कुराते हुए पूछा, बिल्कुल मिलेंगे। साल के 2 लाख। क्या तुम तैयार हो? मैंने उसकी तरफ अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल तैयार हूं। ओल्डसु, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? लिन हैरानी से भर गई। कल से अब तक मैंने उसे जो पैसे दिए थे और जो कार दिलाई थी, वह पहले से ही एक बड़ी रकम थी। उसका हैरान लहजा सुनकर मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने बस अपना फोन निकाला और वास्तविक ट्रांसफर पैसे भेजकर के साथ जवाब दिया, प्रेसिडेंट सु, आपकी ड्राइवर लिन मिशु ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रही है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हम अब कहाँ जा रहे हैं? लिन मिशु ने पीछे मुड़कर गंभीरता से पूछा। इन टाइम डिपार्टमेंट स्टोर। मैं पिछली सीट पर आराम से लेट गया और आलस से कहा, ठीक है प्रेसिडेंट सु, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं पहले इस्तीफा देने के लिए एक कॉल कर लेती हूँ। लिन मिशु ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे सिर हिलाते देख लिन मिशु ने जल्दी से अपना फोन निकाला और मैनेजर का नंबर डायल किया। हे मैनेजर, मुझे आपको कुछ बताना है। मैं नौकरी छोड़ रही हूं। इस महीने की बाकी तनख्वाह की चिंता मत करना, बस इतना ही। अलविदा। शांत अंदाज में फोन काटने के बाद वह पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रही थी। इतने शानदार तरीके से कॉल करने के बाद लिन मिशु को बहुत सुकून मिला।
उसने धीरे से कार का स्टार्ट बटन दबाया। उसने चिकने स्टीयरिंग व्हील को सहलाया। उसने धीरे से पहिया घुमाया और स्थिरता से इन टाइम डिपार्टमेंट स्टोर की ओर चल दी। यह और यह, इन सबको मेरे लिए पैक कर दो। इन टाइम डिपार्टमेंट स्टोर की दूसरी मंजिल पर एक ब्रांड स्टोर में मैंने सामने की दीवार पर कपड़ों के कुछ टुकड़ों की ओर इशारा करते हुए निर्देश दिया। ओल्ड सू, क्या तुम गंभीर हो? तुम मेरे लिए इतना सब क्यों खरीद रहे हो? मेरे बगल में लिन मिशु हैरान भी थी और खुश भी। उसे ये सभी ड्रेसेस बहुत पसंद आई थीं। कुल मिलाकर इनकी कीमत 20 से 30 हजार तक होगी। अभी जब तुमने इन्हें आजमाया तो मुझे लगा कि ये तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओल्ड सू, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। लिन ने खुशी खुशी मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। तुम्हारे लिए चीजें खरीदना मुझे खुशी देता है। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने अपना बैंक कार्ड निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वाइप कर दिया। कपड़ों के कुछ टुकड़ों और जूतों की एक जोड़ी की कीमत 32 हजार थी। अपने बगल में महिला की चौकस और प्यार भरी निगाहों को देखकर मुझे तुरंत लगा कि पैसा सही जगह खर्च हुआ है। बेशक, मैं जानता हूं कि लिन मिशु मेरे साथ पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि मैंने उस पर पैसा फेंका है, लेकिन किसे परवाह है? जब तक यह महिला मुझे खुश रखती है, पैसा वसूल है। जहां तक सच्चे एहसासों की बात है, 16 साल की शादी ने उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। मिशु, तुम्हारी पसंद मुझसे बेहतर है। रैन रैन के लिए कुछ कपड़े चुनने में मेरी मदद करो। चिंता मत करो। ओल्ड सु वादा करता है कि रैन रैन को सबसे खूबसूरत छोटी राजकुमारी बनाएगा। बस मुझे रैन रैन के कपड़ों का साइज बता दो। लिन मिशु ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। मैंने हल्के से हुंकार भरी। मैंने किंगशु की मेज को धीरे से सिर हिलाते देखा। मेरी बेटी, सुरैन के कपड़ों के साइज। मैंने लिन मिशु को स्पष्ट और सटीक रूप से बताया। हमारी दोस्ती के इन वर्षों में मैंने हमेशा लिन मिशु की कपड़ों की पसंद को काफी विश्वसनीय पाया है। जो ना को भी सजना संवरना और ट्रेंड्स का पीछा करना पसंद है, लेकिन लिन मिशु की तुलना में उसकी सौंदर्य बोध और पसंद बहुत पीछे रह जाती है। लिन मिशु अच्छी तरह जानती है कि मेरा परिवार अमीर है और सुरैन मेरे दिल का सबसे अनमोल खजाना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मेरी बेटी के कपड़ों की कीमत में कोई कमी नहीं करेगी। उसने सुरैन की एक कॉलेज छात्रा की स्थिति का पूरा ध्यान रखा। सावधानी से 2 कैजुअल आउटफिट और 2 फॉर्मल आउटफिट तैयार किए। चेकआउट के समय यह फिर से हजारों का बिल था। बिना पलक झपकाए उसने सीधे भुगतान कर दिया। मुझे बिना जरा भी पलक झपकाए कार्ड स्वाइप करते देख कैश काउंटर के पास खड़ी लिन मिशु अंदर से पूरी तरह सुन्न हो गई थी। वह वाकई समझ नहीं पा रही थी कि जो व्यक्ति तलाक के बाद इतना ईमानदार और प्रतिभाहीन लगता था, वह अचानक पूरी तरह से अलग इंसान कैसे बन गया, खर्च करने में इतना उदार और इतना प्रभावशाली। लेकिन फिर इस पर विचार करते हुए उसने सोचा कि इस दुनिया में हर किसी के पास ऐसे राज्य होते हैं जिन्हें वे साझा नहीं करना चाहते। वह हमेशा से स्मार्ट और स्पष्टवादी रही है, एक ऐसी महिला जो अपनी सीमाओं को जानती है। वह कभी भी ऐसे निजी मामलों में दखल नहीं देगी। वह सिर्फ इतना जानती है कि जब तक वह मेरे साथ रहेगी, उसके पास रहने के लिए एक लग्जरी घर, चलाने के लिए एक शानदार कार और टॉप टियर लग्जरी सामान होगा। उसके लिए इतना ही काफी है। वह कभी भी अपनी पीठ पीछे गपशप करने वाले लोगों की परवाह नहीं करती, जो उसे लालची, मटेरियलिस्टिक कहते हैं। 30 के दशक की एक महिला जिसके पास केवल इतनी ही युवा जीवंतता बची है, अपनी जवानी के आखिरी छोर को पकड़ने और सफलतापूर्वक मुझे जैसा बद्धा शिकार फंसाने के लिए बस कुछ और साल, वह अपने दिल में पहले से ही संतुष्ट है। जहां तक उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो ना के नाराज होने की बात है, उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसकी नजरों में आलीशान मकानों और लग्जरी कारों के सामने तथा कथित अटूट सिस्टरहुड, पहनापा, असली सोने, चांदी और टॉप टियर लग्जरी सामानों के सामने एक मजाक से बढ़कर कुछ नहीं था। बेशक जो ना के साथ रिश्ता अभी भी बनाए रखने की जरूरत है। लिन मिशु स्पष्ट रूप से समझती थी कि केवल उसके अपने गुण ही इतने नहीं थे कि मैं उसके लिए इतना बड़ा खर्च करूं। वह पूरी तरह से जागरूक थी कि जो ना की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में उसकी पहचान शायद अधिक महत्वपूर्ण कारण थी कि मैं उसके साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए तैयार था। जो ना मेरे साथ बहुत कठोर हुआ करती थी। अगर मैं बिना रीढ़ की हड्डी वाला, बिना किसी हुनर और बिना पैसे वाला एक साधारण आदमी होता,
तो मेरे पास चुपचाप सहने और अपनी किस्मत को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। लेकिन अब मैं बेहिसाब दौलत वाला एक सुपर रईस उद्योगपति हूँ। मैं अतीत के अपमान को निगलने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? वह जोना की सबसे अच्छी दोस्त थी। तलाक के ठीक बाद मैंने उसे अपने पास रखा और उसे इतनी शानदार भौतिक सुख सुविधाएं दी। किस कारण से? इसका उत्तर निश्चित रूप से जो न से बदला लेना है। ये आदमी बस जो न को पछतावे में डालना चाहता है। पछतावा कि उसके पास जो था उसने उसकी कद्र नहीं की। उसके द्वारा किए गए हर गलत व्यवहार का पछतावा। उसे लिन मिशु को अपनी भूमिका अच्छे से निभानी थी। मेरे पास रहने में यही उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता थी। लिन को इसमें कोई संदेह नहीं था कि मेरी क्षमताओं और अपार शक्ति के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मेरे जीवन में केवल वही एक महिला हो। जब पुरुष अमीर हो जाते हैं तो वे बिगड़ जाते हैं। उसने सालों से ऐसे बहुत से उदाहरण देखे थे। आजकल की युवा लड़कियां उनकी पीढ़ी की तुलना में कहीं ज्यादा पागल हैं, बहुत ज्यादा आगे रहने वाली, कुछ भी कहने और कुछ भी करने का साहस रखने वाली। मेरी स्थिति के साथ अगर मैं चाहूं तो वे पागलों की तरह मुझ पर खुद को न्यौछावर कर देंगी। कॉलेजन से भरपूर उन युवा लड़कियों के सामने लिन मिशु गहराई से जानती थी कि उसका एकमात्र फायदा जोना की सबसे अच्छी दोस्त होना है। उसे उस फायदे का पूरा लाभ उठाना था। वह दिल से एक चंचल महिला थी। भले ही मैं उसके साथ एक खिलौने जैसा व्यवहार करूं, फिर भी वह वही होगी जिसे मैं उन सभी भौतिक चीजों को आसानी से पाने के लिए सबसे ज्यादा पसंद करूंगा जिनके वह कभी सपने देखती थी। लिन मिशु ने अपनी आंखें झुका ली। उसकी उंगलियां शॉपिंग बैग के हैंडल को हल्के से थामे हुए थीं। उसके दिल में खंडित विचारों की बाढ़ आ रही थी। उसने महसूस किया कि भले ही वह सिर्फ एक खिलौना हो, वह एक खुशहाल खिलौना होगी। अगर उसे चुनना पड़ा, तो वह जीवन भर ऐसा खिलौना बने रहने के लिए तैयार होगी। उसे अपने भीतर के बड़े मूल्य को खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। मुझे उसके बिना रहने में और भी असमर्थ बनाना था और भी अधिक उस पर निर्भर करना था, ताकि वह लगातार वह सब पा सके जो वह चाहती थी। लिन मिशु मेरे साथ चल रही थी। उसकी उंगलियां हल्के से मेरी बाह को पकड़े हुए थीं। मॉल में मेरे साथ खरीदारी करते समय वह मन ही मन इन बातों के बारे में सोच रही थी। जितना उसने सोचा, बात उतनी ही स्पष्ट होती गई। जितना उसने सोचा, उसकी आंखों में दृढ़ता उतनी ही बढ़ती गई। उसने विभिन्न मजेदार और रोमांचक स्थितियों की कल्पना भी की। जैसे जैसे उसने सोचा, वह धीरे धीरे थोड़ी उत्साहित होने लगी। उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। हम धीरे धीरे मॉल के चमकदार कॉस्मेटिक्स काउंटर की ओर बढ़े। लिन मिशु ने अपना हाथ उठाया और कांच के डिस्प्ले केस की ओर इशारा किया, एक नाजुक गर्ल सीरीज सेट बॉक्स की ओर, और कहा, ओल्ड सू, ये ब्रांड सेट इस साल का नया उत्पाद है। ये गर्ल सीरीज का है। रैन रैन के लिए खरीद लेते हैं। लड़कियों को कॉस्मेटिक्स की जरूरत होती है। उसे यह जरूर पसंद आएगा। मैंने उसकी दिशा का अनुसरण किया और सेट बॉक्स की कीमत पर नजर डाली। इस पर 29,000 युआन अंकित था। हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि कॉस्मेटिक्स का एक सेट इतना महंगा क्यों होगा, लेकिन चूंकि यह मेरी बेटी के लिए था, इसलिए निश्चित रूप से मैंने संकोच नहीं किया और उदारता से हाथ लहराया। इसे सीधे खरीद लिया और मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वह अपने लिए भी एक उपयुक्त सीरीज चुन ले। लिन मिशु ने यह सुना। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने हाथ उठाया और डिस्प्ले पर एक और हाई एंड मैच्योर विमेन, परिपक्व महिलाओं सीरीज सेट की ओर इशारा किया और हाँ में जवाब दिया। सेल्स असिस्टेंट द्वारा सौंपे गए नाजुक बैग को लेने के बाद, ओल्ड सू, मैं आज रात तुम्हें बहुत अच्छा समय दिखाऊंगी। उसने अपने होंठ मेरे कान के पास सटाए और धीरे से फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया। बस कुछ कहने ही वाला था कि मेरी जेब में रखे फोन की घंटी अचानक जोर से बजी। मैंने जेब में हाथ डालकर फोन निकाला। स्क्रीन पर एक स्थानीय नंबर की रेंज दिख रही थी, जिसके पीछे कई 8 8 थे। देखते ही पता चल रहा था कि इसका मालिक असाधारण ओहदे वाला कोई व्यक्ति है। उसके मन में विचारों का मंथन था। मैंने उत्तर देने वाला बटन दबाया। मैंने इसे अपने कान पर लगाया। मैंने अपना मुंह खोला और पूछा, नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ के आदमी ने अपना परिचय दिया। वह आईसीबीसी की क्लोथिंग ब्रांच के ब्रांच मैनेजर ली चैंगलिन थे। फोन पर उस आदमी का परिचय सुनते ही मैंने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैंने मुंह खोला और पूछा, डायरेक्टर ली, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? ली चांगलिन ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आज सुबह शहर की झोंकदाव लॉ फर्म का फोन आया था।
वे आपके बैंक खाते की जानकारी की जांच करना चाहते थे, लेकिन हमने पहले ही मना कर दिया है। आप हमारे बैंक के एक वीआईपी जमाकर्ता हैं। आपकी जानकारी के संबंध में हमारे पास सख्त गोपनीयता नियम है, तो यहीं से इस कहानी को एंड करते हैं। अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो वीडियो को हाइप कर देना और कमेंट कर देना।